स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। इसकी वजह ये है क्योंकि जिस किसी एस्पिरेंट ने 2023 के अंदर जो एचसीएस का एग्जाम दिया था, उन सभी को पता है कि कितना हार्ड लेवल का एग्जाम आया था। बहुत बढ़िया लेवल का मतलब एग्जाम था, यूपीएससी को मीट कर रहा था। ठीक है। तो अब ये जो एक सीरीज चलाएंगे ये इसलिए कि जो 2023 का एग्जाम हुआ था कि कितना हार्ड वो एग्जाम था, और उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, है ना। किस किस सेगमेंट से, किस किस जो है पार्ट से जो है टॉपिक उठाए गए थे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, ये सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, है ना, पीवाईक्यू करना बहुत ही वाइटल होता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और ये एचसीएस 2023 ने तो बिल्कुल सिद्ध ही कर दिया, क्योंकि सी चैट के अंदर जो है 37 क्वेश्चन जो है रिपीटेड थे। इसको लेके कोर्ट में भी केस गया, है ना। अब जिस भी एस्पिरेंट ने वो पीछे के जो पीवाईक्यू सी सेट के अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो डेफिनेटली उसने इजीली क्रैक कर दिए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि पीछे के साल्स में जो आए थे उनका डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसको। और एचसीएस का जो है ये कि एचसीएस 2023 का जीएस पेपर डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है। देखिए, पहला ये जो हमने लिया है ये मास्टर कॉपी है। ठीक है। तो मास्टर कॉपी में किस तरीके से जो क्वेश्चंस आए थे उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फास्टर। और एक बात और मैं कहूंगा दोस्तों, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली चीज तो ये कि ये सीरीज को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, मतलब किस तरीके से इसको चलाया जाए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कई बार क्या होता है, बस आप इसको जस्ट एक बार देख लेते हैं, इसके बाद आपका कोई कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो प्लीज जो है ना, बहुत एफर्ट लगते हैं इनको बनाने में। तो जस्ट एक बार आपका एक लाइक हो, अगर पसंद आए तो इस पे लाइक कीजिए, अदरवाइज जो है ना फीडबैक जरूर डालिएगा। तो देखिए, और दूसरा मैं ये कह रहा था, कोई सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो अभी से तैयारी में जुट जाए, क्योंकि नवंबर दिसंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में एग्जाम ले लेंगे। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं 6 महीने आपके पास बचे हैं। तो 6 महीने तो क्लर्क की तैयारी के लिए भी सफिशिएंट नहीं होते दोस्त। तो ये है कि अभी से अगर लगेंगे, कुछ पीछे का बैकग्राउंड तैयार हो रखा हमारा, तो धीरे धीरे इन चीजों को हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फास्टर। ये क्वेश्चन आया फास्टर को लेके। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2021 बाय द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा कह रहा है इट वाज क्रिएटेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ द जजमेंट फाइनल ऑर्डर्स इंटरिम ऑर्डर टू द कंसर्न्ड कोर्ट को ट्रिब्यूनल्स फॉर द ड्यू कंप्लाइंस। तीसरा कह रहा है कि इट एम्ड एट कटिंग कर देना द डिले इन द ट्रांसमिशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट और कंसिक्वेंट डिले, ठीक है, इन द रिलीज ऑफ द अंडर ट्रायल पर्संस अक्यूज्ड एंड द पर्संस एंड कन्विक्ट। ठीक है। तीसरा ये कह रहा है, अच्छा, इट स्टैंड फॉर फास्ट एंड सेफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था फास्टर को लेके। अब जनरली जब भी आप जगह सपोज करो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो जनरली आप तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर जो है ना फोकस कीजिए। इट एम्ड करना कटिंग द डिले इन, है ना। तो डेफिनेटली जो है डिले को कम करना, ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट, है ना, कि यानी कि ये आप इतना तो समझ ही गई कि कुछ ना कुछ कोर्ट से रिलेटेड है। पहली चीज तो ये। और ये एम हो सकता है, अगर जनरली मान लो आपको इसका कुछ भी नहीं पता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा ये होंगे। तो जनरली ऐसे ही एम होते हैं इनके। ठीक है। तो ये बात लगभग ऐसा लगेगा कि ठीक है। और दूसरा ये कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2021 में। तो इसके लिए क्या है कि एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और ये न्यूज में भी क्यों था ये भी देख लेते हैं। ठीक है। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या दे रखा है कि ये क्वेश्चंस दे दिया। ठीक है। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं।
इसमें देखिएगा फास्टर स्कीम बाय द सुप्रीम कोर्ट है ना, फास्टर सिस्टम बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये थोड़ा सा आइडिया हमें यहाँ से भी मिल गया, देखिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। दूसरा कह रहा है कि ई ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ जजमेंट वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ कोर्ट से रिलेटेड है। और तीसरे में साफ साफ लिखा ही हुआ है कि भाई अक्यूज पर्सन है, जो अंडर ट्रायल पर्सन है, उनको जो है उनकी रिहाई के अंदर में डिले ना हो। तो ये सब चीजें है ना, लगभग लगभग इतना तो समझ आ गया। तो ये है फास्टर सिस्टम बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या करा है पहले, अच्छा अब दूसरा ये देखेंगे कि भाई ये पूछा क्या हुआ है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, हाँ देखिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए दोस्तों, एक बार पेन, ठीक है। देखिए यार, तो ये क्या पूछा हुआ, इनकरेक्ट है ना। जैसे ही जनरली आप पेपर में देखते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर होता है, तो जैसे यहाँ पे मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही सर्कल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकरेक्ट पूछा है। अब जो भी स्टेटमेंट है ना दोस्तों, वो सही है तो सही करते चलेंगे, गलत है तो गलत करते चलेंगे। बाद में देखेंगे कि हमने पूछा क्या। देखिए, फास्टर सिस्टम बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन द सुप्रीम कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस कर था फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फास्टर का मतलब क्या है, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन। अच्छा, और यहां क्या लिखा हुआ दोस्तों, इट स्टैंड फॉर द फास्ट एंड सेफ। सेफ नहीं है दोस्तों, सेफ की जगह क्या है, सिक्योर्ड। देखो, सिर्फ एक ही चीज में बदलाव किया है, सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो पहला चौथा स्टेटमेंट हो गया गलत। तो जो गलत है तो उसके सामने रोंग लगा देंगे, है ना, क्रॉस कर देंगे कि ये गलत है। तो पहली चीज तो ये। अब ये सिस्टम हुआ था, सिस्टम इन मार्च 31 2022 को ही क्या था, एनवी रमना, चीफ जस्टिस ऑफ एनवी रमना जो थे ना, एनवी रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2022 को। ये क्या कह रहा है, इट वाज लॉन्च इन 2021 में बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है गलत होगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो डेफिनेटली किया, लेकिन ये 2022 में किया। पहला गलत, दूसरा गलत। अब नीचे पूछ क्या रखा, इनकरेक्ट पूछ रखा है। तो इनकरेक्ट में देखिए दो ही ऑप्शन है। अगर आपको ये पता लग गया पहला और चौथा गलत है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन, ये रॉन्ग है ना। बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं आपको। और वैसे भी मैंने बताया था, जनरली ये ऐसी स्टेटमेंट जो होती है वो ठीक होती है ना, दो और तीन। आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है। तो ये जो था फास्टर सिस्टम, फास्टर का मतलब क्या है कि भाई फास्ट एंड सिक्योर्ड, है ना, सिक्योर होना चाहिए, है ना, अनसिक्योर ना हो। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्टर सिस्टम 31 मार्च 2020 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और हालांकि थ्रू दिस सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का जो क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, इंक्लूडिंग द ऑर्डर्स ऑन बेल के ऊपर कोई ऑर्डर आया है, स्टे लगाना है अरेस्ट के ऊपर में, दे कैन बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू द प्रिजन अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, इन सब को जो है क्या कर सकते हैं, थ्रू ए सिक्योर चैनल, एक सिक्योर चैनल के थ्रू इनका फास्ट ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को उनके पास भेजा जा सके, ताकि इंस्टेंटली जो है, अगर किसी को बेल ऑर्डर आया है तो वो उनको मिल सके, किसी की अरेस्ट के ऊपर स्टे लगाना है तो वो उनको मिल सके। द रूल एंड द हैंडबुक ऑन द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनेबल करता है ट्रांसमिशन करना है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट इन ऑर्डर टू इधर द फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये जो रूल एंड हैंडबुक क्या है, रूल एंड हैंडबुक ऑन द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये अनेबल करता है, ये जो है अनेबल करता है किस चीज को, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम ये भेज सकते हैं, कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉक्यूमेंट। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस फास्टर सिस्टम का, फास्ट एंड सिक्योर्ड, समझ गए ना, फास्ट एंड सिक्योर। एक सेकंड, हाँ। तो इट एनेबल करता है इंस्टेंटेनियस, तुरंत डिलीवरी हो जाएगी ऑर्डर का, जो जो भी ऑर्डर पास किया गया है अपेक्स कोर्ट ने, थ्रू द सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल, एंश्योर करेगा दैट द देयर इज नो डिले इन द इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट। कई बार क्या होता है, देखिए मान लो किसी को बेल मिल गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बेल, अब वो जब तक हार्ड कॉपी जो होती है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, उसकी हार्ड कॉपी जब तक प्रिजन अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचेगी, उसको बेल नहीं देंगे। तो उसमें 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन जो भी लग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अननेसेसरी का डिले हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या होगा, जैसे ही कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया किसी बेल को लेके, इलेक्ट्रॉनिकली तुरंत जो है उसको ट्रांसमिट कर देंगे प्रिजन अथॉरिटी को। तो यानी कि विद इन आप मिनट्स जो है उनको जो है अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा है कि सिस्टम इज मीन टू एंश्योर करेगा अंडर ट्रायल्स को दे दे आर नॉट मेड टू वेट करना पड़ेगा वो डिले, बिल्कुल ये बात यहाँ भी लिखी हुई है कि अंडर ट्रायल को देखिए स्टेटमेंट 2 में कि सॉरी 3 में देखिए, इसका मतलब जो भी अंडर ट्रायल्स वगैरह हैं उनको जो अननेसेसरी का डिले ना हो उनका, ठीक है। और इट वाज क्रिएटेड ट्रांसमिशन ई ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ जजमेंट, कोई फाइनल ऑर्डर है ना, तो ये कोई भी फाइनल ऑर्डर वगैरह है उनको ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है, मतलब कंसर्न अथॉरिटी को।
इट में इवन कम्युनिकेट कर सकता है, स्टे लगाना उन एजुकेशन के ऊपर। इट इज ए बिग फिलिप टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द लाइफ, डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल ये इसको भी इंश्योर कर रहा है, क्योंकि राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी, जब मान ले 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पर्सनल लिबर्टी इंश्योर कर दी कि ठीक है इनको बेल मिलनी चाहिए, 3 दिन बाद मिल रही, तो उस 3 दिन के दौरान जो हो अननेसेसरी उसको जो है जेल में रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमने एक्सप्लेनेशन देखा। और देखिए अब ये जो सेक्शन कहाँ से उठाया गया है, ये जैसे कि सुप्रीम कोर्ट्स के कोई भी जो मतलब कोई स्कीम्स आई है, ठीक है, तो हम जो आगे ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आगे जो भी इस कोर्स में होगा, इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या इनिशिएटिव्स आए हैं, ठीक है, उन सबको इंक्लूड करेंगे। हालांकि मैं इसमें भी ऐड कर देता कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, लेकिन वो बहुत ही लेंदी वीडियो बन जाती है और ये काफी लंबा लेक्चर बन जाता। तो हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि भाई ये जो स्कीम्स हैं, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से ये उठाई है तो इसको ऐड करेंगे, है ना, अपने आगे जो कोर्स के अंदर। तो ये देखा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 पढ़िएगा, लोन गारंटी स्कीम LGS, है ना, लोन गारंटी स्कीम जो है कोविड अफेक्टेड सेक्टर विद ए कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़ रुपए का वाज लॉन्च्ड इन 2021 में, प्रोवाइडिंग द क्रेडिट गारंटी कवरेज टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूट फॉर द लोन टू द प्रोजेक्ट करेंगे अंडर द हेल्थ केयर सेक्टर, है ना। हेल्थ केयर सेक्टर जो भी है उनके अंदर में 2000 करोड़ का कॉर्पस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। स्कीम प्रोवाइड करती है क्रेडिट गारंटी ऑफ द 50% टू द ऑल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड 75% टू द ऑल ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट टू बी सेट अप इन द सेंटर एंड द अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट ये है, फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट द गारंटी कवर विल बी 50% फॉर बोथ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एंड द ग्रीनफील्ड। चौथी स्टेटमेंट क्या करिए, फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट द गारंटी कवर विल बी 75। देखिए तीसरी और चौथी स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये आप भी पढ़ रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए 50% दे रहा है, यहाँ कह रहा है 75% दे रहा है ब्राउनफील्ड के लिए और ग्रीनफील्ड के लिए। तो आप समझ रहे होंगे ब्राउनफील्ड वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो ऑलरेडी जो है बन चुका है, काम कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए जो आगे जो भी फंड दिया जाता है, दैट इज ब्राउनफील्ड। और ग्रीनफील्ड का मतलब था नया एस्टेब्लिश करना, है ना। तो ये देखिए, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अगर किसी ने पढ़ा होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो है जो गवर्नमेंट जो नीति आयोग ये चाह रहा है कि इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा फंडिंग की जाए, ताकि इनको जो है इनका लेवल उठाया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठाई जाए, और जो है इनको बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ में अलाइन किया जाए। ठीक है, तो जैसे ही आप जनरली अगर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है तीसरी तो वैसे ही गलत हो जा रही है। ठीक है, कि जो है तीसरी स्टेटमेंट गलत। और यहाँ पूछा क्या, करेक्ट पूछा दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे पूछा है। और पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कौन सी गलत है कौन सी सही है, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पैसे लगाने की बात होती है ना, 50 और 75 में। हालांकि अगर किसी को नहीं भी पता हो तो बता रहा हूं मैं, बाकी इसके देखते हैं। द स्कीम अनेबल करती है फंडिंग ट्यून ऑफ द 50,000 करोड़ रुपए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 2000 करोड़ रुपए। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। इसने पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। तो ठीक है, तो पहला पहला नहीं आना चाहिए, ठीक है, और तीसरा नहीं आना चाहिए, पहला और तीन कहीं नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए, अब आंसर आ गया ना। ठीक है, 1 और डी, सॉरी सॉरी, करेक्ट पूछा नहीं इसने, हाँ, दूसरे का डी इसने। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा कि, एक सेकंड, 3 और 4 दोस्तों, एक सेकंड, 3 और 4 भी नहीं होगा, ये इसमें कहाँ गलती रहेगी। और 50 और 75 करेक्ट अगर इसने पूछा है, तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हालांकि इसमें जो है ना, लोन गारंटी स्कीम कॉर्पस जो है ये 50,000 करोड़ रुपए का है ना, ये तो ठीक है। तो इसने करेक्ट पूछा है, अच्छा ठीक है, करेक्ट पूछा, ओके 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 ओके, बिल्कुल हाँ, ठीक है ठीक है ना, ये इट्स माय मिस्टेक। एक सेकंड, करेक्ट पूछा तो पहला तो करेक्ट वैसे ही नहीं है। चलिए एक बार इसमें ये देख लेते हैं कि क्या है इसके। द स्कीम एनेबलिंग करती है फंडिंग ऑफ 50,000 करोड़, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल गारंटी, कवर करती है ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, ठीक है, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। एम क्या है, अपस्वेलिंग करेंगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ठीक है, टारगेटिंग करेंगे अंडर सर्व्ड एरिया, जो अंडर सर्व्ड एरिया है। इट वुड प्रोवाइड करेगा गारंटी टू द 50% फॉर द ब्राउन फील्ड और 75% ग्रीन फील्ड के लिए। प्रोजेक्ट फॉर द लोन सैंक्शन अप टू 100 करोड़ रुपए, सेटअप फॉर द अर्बन एंड रूरल लोकेशन अदर देन 8 मेट्रोपॉलिटन टायर 1 सिटी, क्लास एक्स सिटी। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, द स्कीम प्रोवाइड करती है क्रेडिट गारंटी 50% टू ऑल ग्रीनफील्ड
एंड प्रोजेक्ट एंड 75% टू ऑल ब्राउनफील्ड, ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो रही है। दूसरा तो आना ही नहीं चाहिए दोस्तों, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब इसमें से 3 4 में से देखते हैं, 3 4 आएगा, 1 4 आएगा, ठीक है। और यह देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है गारंटी कवर बहुत करते हैं ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एंड ग्रीनफील्ड 75% देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75% जो है दोनों के लिए, ये जो है 75% दोनों के लिए, तो ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। 4 की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन गारंटी स्कीम क्रेडिट कोविड अफेक्टेड सेक्टर इज पार्शियली मिटिगेट करता है क्रेडिट रिस्क, प्राइमरली कंस्ट्रक्शन रिस्क, फैसिलिटेट करता है बैंक क्रेडिट एट द लोअर रेट एंड इंटरेस्ट देता है। टारगेट क्या है, द स्कीम वुड एप्लीकेबल टू द अर्लियर लोन सैंक्शन, जो भी लोन सैंक्शन किए गए 31/3/2022 तक, या 50,000 रुपए का करोड़ का जो भी फंड पहले हो जाएगा। देखिए आई थिंक ये जो है ना, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी था, तो हालांकि कमीशन के द्वारा जो है इसका आंसर जो है डी दिया गया है, ठीक है, 1 और 4। तो लेकिन ये जो है लोन गारंटी कोविड इफेक्टेड सेक्टर विद ए कॉर्पस ऑफ 50,000 करोड़ का कॉर्पस है, जो कि लॉन्च किया गया था 2021, बता रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट गारंटी कवरेज लैंडिंग अप टू इंस्टीट्यूट फॉर लोन टू, ये अंडर हेल्थ केयर सेक्टर को तो दे रहा है, लेकिन कॉर्पस जो है इसमें 50,000 करोड़ का है, ठीक है। तो जो है ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है, ठीक है। तो कि कॉर्पस जो है इसमें गलत दिखा रखा है। और नेक्स्ट इससे देख लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है ना, इसमें सबसे पहले देखिएगा, यह निशान लगा लीजिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इसने, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि देखिए है कि यहाँ पे पूछते हैं, अग्निपथ स्कीम जो है एक रिक्रूटमेंट स्कीम है फॉर द यूथ टू सर्व करेगा इन द आर्म्ड फोर्सेस। देखिए आर्म्ड फोर्सेस का शब्द पहले जहां भी आता है इसका मतलब होता है कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड करते हैं ट्रू अग्निवीर फॉर द, जैसे कि आर्मी एक्ट 1950 है, नेवी एक्ट 1957 है, और एयरफोर्स एक्ट 1950, ये सभी इनके ऊपर अप्लीकेबल है। तो अग्निवीर, ये स्टेटमेंट पढ़िए, अग्निवीर विल बी गिवन एन अट्रैक्टिव कस्टमाइज्ड मंथली पैकेज along with risk and the hardship allowances as applicable in the 3 services, ठीक है। तो अग्निवीर को ये दिया जाएगा, अट्रैक्टिव कस्टमाइज्ड मंथली पैकेज मिलेगा along with the risk and hardship, ठीक है। दूसरा कह रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ द दियर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ द 5 ईयर, देखिए दोस्तों उनका 4 साल का पीरियड था, ना कि 5 का, एज दे विल बी पेड वन टाइम नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सेवानिधि पैकेज। सेवानिधि पैकेज इज एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स, ये बिल्कुल सही है, सेवानिधि पैकेज जो है एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स। अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड द नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 24 लाख, ठीक है। हालांकि 24 लाख नहीं है दोस्तों, 48 लाख का, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जा रही है। तो स्टेटमेंट देखिए 2 और 4 तो आनी नहीं चाहिए, तो 2 अगर जहां आ रही है उसको गलत कर देंगे, ठीक है। तो 2 जहां भी दिख रहा है उसको गलत कर देंगे, 4 को गलत कर देंगे, तो स्टेटमेंट कौन सी बचती है सही, 1 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही बचती है। तो अग्निवीर नीचे इसका एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। पे एंड बेनिफिट देखते हैं, व्हाट द अग्निवीर सेड। तो इन हैंड 70% इनके पास में आएगी, कॉन्ट्रीब्यूट सेवानिधि में 30% चला जाएगा। पहले साल बेसिक रहेगी 30,000, फिर 33,000, फिर 36,500, फिर 40,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल सेवानिधि के अंदर आफ्टर 4 साल, वहां 5 साल लिखा हुआ था ना, 4 साल के बाद 10,04,000 रुपए हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो होता है 11,71,000 रुपए ये हो जाएंगे सेवानिधि पैकेज में, ठीक है। अग्निपथ स्कीम के बारे में देख लेते हैं, इट अलाउ करता है पेट्रियोटिक और मोटिवेटेड यूथ को टू सर्व कर दे आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। फिर से वही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को फॉर ए पीरियड ऑफ 4 साल के लिए। इस स्कीम के तहत में क्या होगा, यूथ करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आर्मी विल बी कॉल्ड अग्निवीर इनको बोला जाएगा। अंडर द न्यू स्कीम लगभग 45 से 50,000 सोल्जर को हर साल भर्ती किया जाएगा 4 साल के लिए। 4 साल के बाद जब हो जाएंगे तो 25% जो उनमें से होंगे बैच को रिक्रूट किया जाएगा फिर से इनटू दियर रिस्पेक्टिव सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 15 साल, तो वो फिर से उनको जो है 15 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा 1/4 को। अच्छा, इसकी एज क्या है, 17.5 साल से 23 साल के बीच में एलिजिबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अपॉर्चुनिटी टू द पेट्रियोटिक और द मोटिवेटेड यूथ को जोश एंड जज्बा। एक्सपेक्टेड किया इसका ऐसा क्यों किया गया है, टू ब्रिंग डाउन करने के लिए एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि एवरेज एज प्रोफाइल जो है वो उसको कम लेके आया जा सके, कम से कम 4 से 5 साल नीचे। बेनिफिट क्या होगा, सेवानिधि पैकेज मिलेगा 10,71,000 इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, ठीक है। इट विल बी पेड टू अग्निवीर को। अच्छा, दे विल आल्सो सेट करेंगे, गेट करेंगे 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेंगे 4 साल में, ठीक है। तो वहां क्या लिखा हुआ था, यहाँ देखिएगा 24 लाख रुपए यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 48 लाख रुपए का। और यहाँ लिखा हुआ कि केस ऑफ द डेथ दे विल कवर करेंगे 1 करोड़ रुपए इंक्लूडिंग द पे फॉर द अनसर्व्ड टेन्योर, ठीक है, जो अनसर्व्ड टेन्योर, ठीक है।
द गवर्नमेंट विल हेल्प करेगा रिहेबिलिटेट द सोल्जर को टू लीव करेगा सर्विसेज को फॉर आफ्टर द फॉर दे विल प्रोवाइड द स्किल सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ एक बेनिफिट थे इसके अग्निवीर स्कीम के। अच्छा, चौथा देख लेते हैं, ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन and the voter verifiable paper audit trials are being used by election commission of india to conduct the elections to the parliamentary और assembly constituency में। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो है ईवीएम और वीवीपैट का जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ईवीएम और यहां पूछा क्या है? नोट ट्रू, ध्यान रखिएगा, नोट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, तो नोट ट्रू के अंदर में क्या है ये देखते हैं। तो ईवीएम वर फर्स्ट यूज्ड ऑन द पायलट बेसिस इन द थ्रिसूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द केरला। ठीक है, देखते हैं। ईवीएम आर मैन्युफैक्चर्ड बाय जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, भारत इलेक्ट्रिकल्स नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। वेरी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल वर यूज्ड फर्स्ट इन द बाई इलेक्शन फॉर द खोंसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अरुणाचल प्रदेश। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल इज एन एडिशनल यूनिट अटैच्ड टू ईवीएम। दोस्तों, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो ये स्टेटमेंट आप वैसे ही रोंग कर देंगे। ठीक है, नॉट ट्रू, क्योंकि ये एक अटैच यूनिट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट यूनिट है ईवीएम से, विच प्रिंट करती है स्लिप ऑफ पेपर में दैट कैरी करता ओनली द सीरियल नंबर एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट वोटेड, है ना, सीरियल नंबर देता है और सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। चलिए देख लेते हैं। ईवीएम जो है इन इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआईएल, और दूसरा है, एक सेकंड, और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारत कॉर्पोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक भारत कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल दूसरी स्टेटमेंट एकदम सही है दोस्तों। और इसने पूछा क्या है? नोट करेक्ट पूछा है ना, यहाँ पे नोट करेक्ट पूछा, तो दो तो करेक्ट हो गया, तो ये तो आ नहीं सकता, दो आ गया, तो ये भी नहीं आ सकता इसमें दो। अब आएगा एक तीन चार या तीन चार में से। अब देख लेते हैं, आगे चल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम जो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज टू रिकॉर्ड किया जाता वोट्स को इंस्टीड ऑफ द बैलेट पेपर एंड बॉक्सेस दैट वर प्रीवियसली यूज्ड इन ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम में। ईवीएम फर्स्ट ईवीएम वर फर्स्ट यूज्ड इन द इलेक्शंस टू द असेंबली ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन दिल्ली 1998 में। कब? ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। लेकिन 1999 में ईवीएम वर फर्स्ट टाइम यूज की गई इन जनरल इलेक्शन स्टेट वाइड गोवा असेंबली में। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है, एक सेकंड, यहाँ क्या कह रहा है ये? ईवीएम वर फर्स्ट यूज इन पायलट बेसिस जो है थ्रिसूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन पायलट बेसिस पे जो किया गया था वो राजस्थान के अंदर किया गया था और मध्य प्रदेश और दिल्ली 1998 में। लेकिन पहली बार अगर जनरल इलेक्शन में किया गया वो गोवा के अंदर, तो पहला गलत हो जा रहा है। अच्छा, आगे कह रहा है कि टू इंश्योर करने के लिए फ्री एंड द फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन हैज बिगन टू टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम कंपोज दो कंपोनेंट होते हैं ईवीएम के अंदर में। ठीक है जी, पहला कंट्रोल यूनिट होती है, दूसरा बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट जो होता है, कोई भी वोटर जो जाता है, आपने देखा होगा इस तरीके से यहाँ बटन्स होते हैं, उनके नेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? बैलेट यूनिट होती है। तो बैलेट यूनिट वोटर को दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट जो होती है, ये दे केबल, एक केबल कनेक्ट करती है इन दोनों को, एक केबल इनको कनेक्ट करती है। ईवीएम कंट्रोल यूनिट इज केप्ट विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर। तो इसको जो पोलिंग ऑफिसर होता है, कंट्रोल यूनिट को उसके पास रखा जाता है। बैलेट यूनिट को किसके पास रखा जाता है? वोटर्स के पास में। ये हो सकता है आगे क्वेश्चन आए, ध्यान रखना, ईवीएम के ऊपर आ गए तो ईवीएम कंपोज ऑफ द थ्री कंपोनेंट लिख दिए हम, तो गलत हो जाएगा। दो कंपोनेंट होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है बैलेटिंग यूनिट। तो बैलेट यूनिट को कहां रखा जाता है? वोटर्स के पास में, बैलेट यानी कि चुनाव डालते जो है अपना मतदान करते हैं। और कंट्रोल किसके पास में होता है? पोलिंग ऑफिसर के। तो इस तरीके से याद रखेंगे। बैलेट यूनिट जो है इज केप्ट वोटिंग कंपार्टमेंट में। इट इज डन टू एंश्योर किया जाता है दैट यूर आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सके पोलिंग ऑफिसर के द्वारा। इंस्टीड ऑफ इश्यूइंग करना बैलेट को, द पोलिंग ऑफिसर विल प्रेस करेगा ए बैलेट बटन को दबाता है और अलाउ करता है वोटर को टू वोट कर सके। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के नेम का सिंबल, ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का नेम सिंबल विल बी डिस्प्लेड इन द मशीन अलोंग विद ए ब्लू बटन। ठीक है, तो ब्लू बटन के साथ में क्या क्या आता है? उसके सामने कैंडिडेट सॉरी, कैंडिडेट का नेम आता है और उसका सिंबल आता है। द वोटर कैन वोट कर सकता है बाय प्रेसिंग द बटन नेक्स्ट टू कैंडिडेट नेम। ईवीएम के अंदर में ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एकदम स्टेटमेंट आ सकती है। ईवीएम के पास मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है ना, वो 2000 वोट की होती है एक ईवीएम के पास में। अगर ईवीएम फेल हो गई तो क्या करेंगे? विद द न्यू वंस अगर आएगी तो वोट कास्ट हुए हैं अप टू द पॉइंट, जिस पॉइंट तक वे सेव हो जाएंगे कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है? पोलिंग ऑफिसर के पास में। तो द रिजल्ट कैन बी स्टोर्ड
इन दी कंट्रोल यूनिट कब तक रहता है, जब तक उसकी मेमोरी को डिलीट या क्लियर नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये वीवीपैट और देख लेते हैं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर होता है। और यहाँ पे वहां क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, अटैच्ड, देख रहे हैं वीवीपैट, ये देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, एडिशनल अटैच टू ईवीएम, तो ये अटैच नहीं होती बल्कि ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर होता है, तो ये क्या करता है, ईवीएम से जुड़ा होता है, वोटर को वेरीफाई करता है टू वोट्स रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। जैसे जैसे वो वोटर प्रेस करता है बटन को, ईवीएम वीवीपैट मशीन क्या करती है, प्रिंट करती है एक स्लिप को, दैट कंटेन करती है नेम, ध्यान रखिएगा इसमें नेम आएगा, एंड सिंबल ऑफ द पार्टी दे हैव वोटेड फॉर अराउंड 7 सेकंड, लगभग 7 सेकंड के लिए। उसमें दो चीज आती है, कंटेन करता है, उसका नाम आएगा और सिंबल ऑफ द पार्टी, दो चीज आएगा, कैंडिडेट का नेम एंड सिंबल। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। यहाँ आगे ये बात जो बोल रहा है कि ये आ, इसमें क्या है, तो कैरी ओनली करता है सीरियल नंबर एंड द सिंबल ऑफ द कैंडिडेट, है ना, सिंबल है, नेम भी आता है बल्कि, है ना, नेम भी आता है उसमें। तो यहाँ बता रहा है कि इट कंटेन करता है नेम एंड द सिंबल ऑफ द पार्टी। अच्छा, वीवीपैट मशीन वर फर्स्ट यूज इन द इंडिया में लोकसभा में 2014 के इलेक्शंस के अंदर, दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी टू एलिमिनेट। और ये क्या कह रहा है, वीवीपैट कब यूज हुआ था, ये कह रहा है कि वीवीपैट वर फर्स्ट यूज इन बाई इलेक्शन ऑफ कौन सा, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गई दोस्तों, है ना। तो पहली बार 2014 के इलेक्शंस में इसका यूज किया गया था। ठीक है, और ये भी गलत हो गई पहली स्टेटमेंट। तो इसने पूछा क्या है कि रॉन्ग स्टेटमेंट, तो 1, 3 एंड 4 आर रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ना वीवीपैट होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ऊपर ना, ये ऐसे करके जो है ना पर्टिकुलर ये वो होती है वीवीपैट। अच्छा, ये जो है क्वेश्चंस देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो है स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड किया जाता है एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई, है ना। और इसमें पूछा क्या गया है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट में आप देखिएगा 29 जुलाई को नहीं बल्कि 29 जून को वो कहा था, बिल्कुल छोटा सा चेंज कर दिया। तो अगर मतलब आप ये मानिए प्रेशर में है या जो है जल्दबाजी में है, तो आप इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देंगे और क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो 29 जून को मनाया जाता है, पहला स्टेटमेंट गलत। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज सेटअप इन 2005 में, ये भी गलत क्योंकि 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसने पूछा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, तो फॉल्स स्टेटमेंट 1 एंड 2। अब ये थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया 2005 में। अब देखिए हम जो करेंगे ना वो ये करेंगे, जैसे कि इसने नेशनल स्टैटिस्टिकल से उठाया है, सुप्रीम कोर्ट से उठाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उठाया है, ठीक है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स उठाई, उन सब के बारे में जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी एस्पेक्ट को इकट्ठा कर देंगे इसमें। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है एस्टेब्लिश किया गया 2005 में, ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 2005 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, मतलब कोई भी गलती लिख देंगे या ये रंगराजन कमीशन, तो याद रखिएगा कमीशन वाज एस्टेब्लिश थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड इट वर्क करता अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्पी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को, नहीं कि जुलाई को, हर साल, टू ऑनर करने के लिए रिनोड स्टैटिस्टिशियन, इसका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अच्छा, कितने तरीके की सीपीआई होती है, तीसरी स्टेटमेंट देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल इज द सेम एज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, दैट इज 2012 इज इक्वल टू 100, ये कह रहा है दोनों। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, आ, एक सेकेंड। तो टाइप्स ऑफ सीपीआई, है ना, कितने तरीके का सीपीआई होता है, पहला होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, 4 तरीके की सीपीआई होती है। इट अटेम्प्ट करता है क्वांटिफाई चेंजेस करना इन द प्राइसिंग ऑफ द फिक्स्ड बास्केट, है ना, एक फिक्स्ड बास्केट होती है उसका प्राइसिंग में चेंज आना, तो उसको ये क्या करता है, क्वांटिफाई करता है। टिपिकली जो होते हैं वर्किंग क्लास, जो फ्रॉम एनी 7, यानी टिपिकली किसको मेजर किया जाता है, एक वर्किंग क्लास जो इन 7 इकोनॉमिक सेक्टर में काम करती है, जिसमें इंडस्ट्री है, माइन है, प्लांटेशन है, मोटर ट्रांसपोर्ट है, पोर्ट है, रेलवे है, एनर्जी जनरेशन है। तो इन सबको जो है इनके मतलब डेटा को, इनके कंजम्पशन को उठाया जाता है। दूसरा क्या कहता है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर। देखिए एग्रीकल्चर लेबर, तो इसका मतलब है तो लेबर, लेबर ब्यूरो जो है ना, लेबर ब्यूरो इसकी रिपोर्ट जारी करता है एग्रीकल्चर लेबर के। इंडस्ट्रियल वर्कर ये भी लेबर होते हैं, रूरल लेबर ये भी लेबर होते हैं। तो सीपीआई अर्बन इसको कौन निकालता है, इसको जो निकालेगा क्या नाम है इसका, सीएसओ, इसको सीएसओ निकालता है, बाकी को लेबर मिनिस्ट्री जारी करती है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जो एग्री सीपीआई रूरल है और सीपीआई अर्बन है, उनका जो है बेस ईयर सेम है, बिल्कुल। देखिए
2015 में फ्रॉम 2010 से 12 कर दिया गया किसका, सीपीआई। देखिए सीपीआई अर्बन का है ना, सीपीआई कंबाइंड का, सीपीआई रूरल का, तो देख रहे हैं इनका जो बेस ईयर है 2015 में उठा के 2012 कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है, सीपीआई अर्बन का भी और सीपीआई रूरल का भी, ठीक है। और अब थोड़ा ये दिखा देते हैं कि भाई सीपीआई चूजन एज इंस्टीट्यूट ऑफ 2014 से 14 के बाद में सीपीआई को यूज किया था इन्फ्लेशन इंडेक्स। आगे ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि टू मेजर द इन्फ्लेशन वी यूज करते हैं डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज नहीं करते, हम करते हैं सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, ठीक है, रिप्लेस कर दिया इसने 2014 में। सीपीआई क्या इंडिकेट करता है, इन्फ्लेशन रेट को कंज्यूमर लेवल पे, विच इज बेटर इंडिकेटर डब्ल्यूपीआई, क्योंकि डब्ल्यूपीआई के अंदर में जो है सर्विसेज वगैरह इंक्लूड नहीं होती, जबकि सीपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड करता है, मेडिकल केयर को करता है, एजुकेशन को, जो कि डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी दोस्तों, और यहाँ जो है कंप्लीट किया। थैंक यू। और जस्ट आपको ये बता दूं कि सीरीज कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये जो है सेकंड का जो हमने स्टेटमेंट दी थी ना, सेकंड क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, तो ये एक बार इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, हालांकि कमीशन ने जो इसका आंसर जो था, आंसर इसका डी दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट अगर पूछेंगे तो और बाकी जो है हमने पूरा का पूरा का एनालिसिस अच्छे से किया है। इसी तरीके से पूरे पेपर का जो है एनालिसिस हम करेंगे दोस्तों। और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।